अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। उसका टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। हमने पिछले टॉपिक में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में। कि मैं पहले भी बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ होता क्या है कि एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करनी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। और ये भी मैंने बात बताई है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करते हैं? मेटल्स। इलेक्ट्रॉन को लूज़ कौन करते हैं? मेटल्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किन के पास ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किन के पास ज़्यादा होता है? वो है मेटल्स। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि वो एटम्स या वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं, उनके पास टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर दें, इजीली किसी को दे दें, वो कहलाते हैं उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कौन होते हैं? मेटल्स। इनको हम कहते हैं मेटालिक करैक्टर। कोई भी एलिमेंट जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर दे, इजीली किसी को दे दे, हम कहेंगे वो क्या है? मेटालिक करैक्टर का है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है उसका। पहला पॉइंट, टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। ये टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या फिर मेटालिक करैक्टर। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड है वैलेंसी। का मतलब क्या होता है? कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल, मैं यहाँ पर लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी तो मैं यहाँ पर मेटल का वर्ड यूज़ कर लेती हूँ। मेटल वैलेंसी कहते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम या बाय मेटल, उसको कहते हैं उसकी वैलेंसी। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है ना, हम कहेंगे वो उसकी जो है वैलेंसी कहलाती है। कोई भी एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, चाहे वो 1 कर रहा है, चाहे वो 2 कर रहा है, चाहे वो 3 कर रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, मैं वर्ड एक बार यूज़ करिए लूज़ का, मैं गेन का वर्ड नहीं यूज़ करिए। लूज़ मतलब किसी को दे रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन भी वो किसी को दे रहा है, कोई भी एटम, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस एटम की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पर सोडियम की एग्जांपल देते हैं। सोडियम के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता। वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को देकर अपने इनर शेल को आउटर मोस्ट शेल बना लेगा और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये सोडियम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है कि जब भी हम लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पर लिखेंगे? वो लिखेंगे हम एरो के राइट साइड पे। Na पॉजिटिव साइन किसके लिए आता है? लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है सोडियम? 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा और साथ हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो गया है, 1 इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया। अब सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया? +1, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए हैं? 1। तो सोडियम की वैलेंसी क्या है? वो है 1। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मैं जिंक की एग्जांपल दूं जो आप लोग की बुक में ही गिवन है। जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जिंक एक मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। इसके ऊपर जब सबसे पहले चार्ज आएगा प्लस का लूज़ के लिए, फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है? 2, तो साथ लिखूँगी मैं 2 और साथ 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ हो गए। अब जिंक के ऊपर नंबर क्या आ रहा है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसका मतलब किसकी वैलेंसी क्या है? जिंक की वैलेंसी है 2। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर होगी कि वैलेंसी किस चीज़ को शो करता है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम। और साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं कि इसको टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी पढ़ा है आप लोगों ने, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी पढ़ा है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पढ़ा है, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप किसको कहते हैं? मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल में ही आप लोग को बहुत डिटेल से ग्रुप और पीरियड्स के बारे में बताया था। ग्रुप कहते हैं टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम में आना, इसको हम कहते हैं ये क्या है? ग्रुप्स हैं। और लेफ़्ट से राइट जाना, ये क्या है? पीरियड्स हैं।
अब टॉप से बॉटम जब हम आते हैं, टॉप से बॉटम जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। मतलब कि जिस तरह हम टॉप से बॉटम आएंगे, मेटल्स उतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना अच्छा होगा, यानी कि वो उतने अच्छे मेटालिक करैक्टर के होंगे। यानी कि अब देखो, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं साइज़ इंक्रीज़ होता है, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़। साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये एक एटम है, लेट्स सपोज पहले 3 शेल थे, जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो शेल्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये क्या है, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी कि मेटल, कोई भी मेटल है, वो अपना आखिरी वाला शेल इजीली लूज़ कर सकता है, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कम हो गई है। इस न्यूक्लियस ने उतनी ताकत से इसको अपने साथ जोड़ के नहीं रखा हुआ जितनी ताकत से यहाँ पर ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस ने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें सोडियम की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज ये है सोडियम का साइज़ ऑफ सोडियम एटम, वो ये साइज़ है। फिर जब हम नीचे आते हैं सोडियम, अगर नीचे आते हैं पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का साइज़ लेट्स सपोज ये है। अब देखें सोडियम में न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस क्या है, थोड़ा कम है, यानी कि ये दोनों आपस में काफ़ी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। अगर हम इसकी बात करें, इनमें डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इनकी दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। इस न्यूक्लियस ने इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये इजीली इसको छोड़ेगा भी नहीं, तो ये इजीली लूज़ नहीं होगा। इसी तरह से जब हम नीचे आते हैं, इनके दरमियान जो है डिस्टेंस कम हो गया। अब ये न्यूक्लियस इतनी टाइटली इसको नहीं पकड़ सकता, यानी कि इसको लूज़ करना थोड़ा आसान हो गया। साइज़ ऑफ एटम, जब हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो साइज़ ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होगा तो ये जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगी तो कोई भी एलिमेंट का एटम वो अपना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सकता है, और जितनी आसानी से, जितनी अच्छे तरीके से वो अपना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा। इसी तरह से जिस तरह हम टॉप से बॉटम आते जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ होता जाता है। एटम जो है वो उतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अगर हम बात करें इन पीरियड में, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इन पीरियड, तो उसमें क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। हमेशा ही बात याद है कि दोनों ट्रेंड जो है वो आपस में हमेशा ऑपोजिट होते हैं। अगर ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज़, अगर पीरियड में इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज़ होगा। हमेशा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। अब यहाँ पर हमने देख लिया ट्रेंड ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है तो जाहिर है पीरियड में क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब डिक्रीज़ कैसे होगा, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ नहीं हो रहा। आप लोग को ये बात पता होगी कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज़ होते हैं तो साइज़ ऑफ एटम कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, साइज़ ऑफ एटम स्मॉल होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता साइज़ ऑफ एटम क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो रहे हैं साइज़ ऑफ एटम्स, शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे। जब शेल्स इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे तो साइज़ ऑफ एटम भी इंक्रीज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती जा रही है और इंक्रीज़ हो रही है। इनके एक इलेक्ट्रॉन था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो क्या होगा, ये साइज़ थोड़ा कम होता जाएगा। ये जो न्यूक्लियस है
इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को और जो है वो टाइटली अपनी तरफ खींचता रहेगा और ये साइज़ ऑफ एटम आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। जितना कम होना शुरू होगा इनके तरफ डिस्टेंस कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल होगा इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, उतना कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ट्रेंड इन पीरियड क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो और इनके दरमियान जो न्यूक्लियर चार्ज है, इस एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। पीरियड के अंदर न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता जाता है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जितना हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं साइज़ ऑफ एटम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, स्मॉल होना शुरू हो गया। इसका मतलब जो न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी वैलेंसी के बारे में बताना है और उसके ट्रेंड के बारे में बता देना। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इनके दरमियान क्या रिलेशन है, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आयनाइजेशन एनर्जी को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है हम कहते हैं उसको आयनाइजेशन एनर्जी। साइज़ ऑफ एटम अगर जितना ज़्यादा होगा, साइज़ ऑफ एटम मैं वर्ड बोल रही हूँ, साइज़ ऑफ एटम अगर जितना ज़्यादा होगा मतलब कि नंबर ऑफ़ शेल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, अट्रैक्शन दोनों के दरमियान कम होगी। अट्रैक्शन क्यों कम होगी, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा आ गया, उनके दरमियान बीच में शेल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो अंदर आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। कम होने का मतलब क्या है कि आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया। हमें जो है वो बहुत कम एनर्जी रिक्वायर होगी आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम ज़्यादा है। साइज़ ऑफ एटम ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो आखिरी शेल को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी एनर्जी क्या होगी, कम रिक्वायर होगी। अब इन दोनों का ऑपोजिट ही रिलेशन आ रहा है, ऑपोजिट ही बात है दोनों की, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की और आयनाइजेशन एनर्जी की। जहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी वहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप से बॉटम की बात करते हैं। जब हम टॉप से बॉटम आते हैं इन अ ग्रुप, साइज़ ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहा है, अभी मैंने बताया साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी, कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी। इस इलेक्ट्रॉन पे हल्की सी एनर्जी लगेगी, निकल जाए, क्योंकि ये इसके साथ टाइटली बाउंड नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इनके हमें कम एनर्जी रिक्वायर हो रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। और टॉप से बॉटम में जब हम आते हैं, मैंने अभी आप लोग को ट्रेंड बताया कि जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। क्योंकि टॉप से बॉटम आते हैं साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है, इजीली लूज़ हो जाता है। और कोई भी एटम जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड
साइज़ ऑफ एटम आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल होता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। जितना ज़्यादा साइज़ स्मॉल होता जाएगा, अब देखो यहाँ पर शेल ज़्यादा थे, मैं शेल्स यहाँ पर ख़त्म कर देती हूँ। जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, यहाँ पर आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज़ हो गए हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा होती जा रही है। जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है, लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो ही नहीं रहे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। अब साइज़ ऑफ एटम की बात हुई, साइज़ ऑफ एटम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं साइज़ ऑफ एटम स्मॉल होता जा रहा है। जब साइज़ ऑफ एटम स्मॉल हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ हो रही है और आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही है, दोनों ऑपोजिट चलेंगे। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। मैं सोडियम और मैग्नीशियम की एग्जांपल देती हूँ। सोडियम यहाँ मौजूद होता है और मैग्नीशियम यहाँ पर मौजूद होता है। उसके साथ ही इस ग्रुप में सोडियम होता है और साथ ही ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम मौजूद होता है। अब जब हम लेफ़्ट से राइट, इसके यहाँ पर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम इस आखिरी शेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो हम उसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि इस तरह से लेट्स सपोज ये एटम है मैग्नीशियम का, ये न्यूक्लियस और ये आखिरी शेल है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2, 1, 2। पहले शेल को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पहले शेल के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने अभी बात की है जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे साइज़ ऑफ एटम स्मॉल होता जाएगा। पीरियड की बात कर रही हूँ, ग्रुप की बात नहीं कर रही। पीरियड में साइज़ ऑफ एटम स्मॉल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। जब साइज़ ऑफ एटम स्मॉल होता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती जा रही है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, उसे हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है। पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन और टाइटली बाउंड हो गया है न्यूक्लियस के साथ, तो और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ये एमसीक्यू आ सकता है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ तक आप लोग आज का टॉपिक था। कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।